दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे पार्ट टू। पार्ट वन हमने देख लिया है। पार्ट टू हम बात कर रहे थे मानव के पोषण के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में बात कर ली थी। आज हम विटामिन के बारे में बात करेंगे। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले सी फंक के द्वारा 1911 में किया गया था। इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार किया जाता है, जैसे कि हमारा ए, बी, सी, डी, ई और के। इस तरह से मानव शरीर में क्या है, इन कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, अर्थात इतनी और पदार्थों के मुकाबले इनकी मात्रा बहुत कम जरूरत पड़ती है। विटामिन क्या है, खाद्य पदार्थों से हमें प्राप्त होते हैं और इनकी कमी हो जाए तो बहुत सारे रोग हो सकते हैं। विटामिन क्या है, विभिन्न उपापचयी क्रियाएं होती हैं, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उनको नियंत्रित करते हैं। विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनमें नहीं किया जा सकता, अर्थात जो कोशिकाएं होती हैं इनका संश्लेषण नहीं कर सकती, तो इसकी पूर्ति क्या विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं उनको खाकर ही की जाती है। अब बात करें विटामिन, तो विटामिन के प्रकार। तो विटामिन क्या है, हमारे दो प्रकार के होते हैं। ये विटामिनों को विलेयता के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। विलेयता मतलब जल में घुलनशील या फिर हमारे वसा में घुलनशील, अर्थात ऐसे विटामिन जो जल में घुल जाते हैं और ऐसे विटामिन जो वसा में घुल जाते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन तो हमारे बी और सी है, और वसा में घुलनशील हमारे ए, डी, ई के। तो ये विटामिन हमारे वसा में घुल जाते हैं और ये हमारे जल में घुल जाते हैं। अब बात करें निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर विटामिनों को दो भागों में बांटा जाता है, अर्थात शरीर के अंदर निर्मित होने वाले विटामिन तो हमारे विटामिन के और विटामिन डी है, जो हमारे शरीर के अंदर निर्मित होते हैं। और बाहर से हम कौन कौन से विटामिन लेने होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, ई। अब बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के लीवर में बनता है, जबकि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में त्वचा में बनता है। कहाँ, सूर्य के प्रकाश में त्वचा के अंदर बनता है हमारा विटामिन डी। अब एक एक करके हम विटामिनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल कहते हैं। इसका रासायनिक नाम एक्सेरोटाफाइटोल है और इसका अणुसूत्र क्या है, CHOH। ये विटामिन क्या वसा में घुलनशील होता है। ये विटामिन क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है। ये विटामिन शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। शरीर के जो उपकला उत्तक होते हैं उनको स्वस्थ बना के रखता है, और इसकी कमी से श्वास नली और पाचन नाल की उपकलाएं बीमार हो जाती है। इसके अलावा जो हमारे रतौंधी रोग होता है, आंखों का शुष्क होना, कॉर्निया में श्वेत फुल्ली पड़ जाती है, दृष्टि का समाप्त होना, ये सारे रोग विटामिन ए की कमी से हो सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मछली का तेल, यकृत, अंडे की जर्दी, दूध, पनीर, ये सब खाकर आप विटामिन ए युक्त भोजन ले सकते हो और इन बीमारियों से दूर रह सकते हो। फिर आता हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जल में घुलनशील 8 प्रकार के विटामिनों का समूह हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है, और इनकी खासियत क्या है, इनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। सबसे पहला आता विटामिन हमारा आता है थायमिन, आता है विटामिन B1। इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है, और ये जल में घुलनशील होता है। मानव शरीर में इसकी कमी हो जाए तो बेरी नामक रोग हो सकता है। हम खमीर, गाजर, गेहूं, चावल, दूध, समुद्री भोजन, सोयाबीन, साबुत अन्न, हरी सब्जियां, ये सब खाकर विटामिन बी के मुख्य स्रोत के रूप में रह सकते हैं, अर्थात इनको सेवन कर सकते हैं। फिर आता हमारा विटामिन B12, जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है, और ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। ये क्या होता है, जल में घुलनशील विटामिन होता है। ये कार्बोहाइड्रेट और अन्य पदार्थों के उपापचय में भी भाग लेता है। इसकी यदि शरीर में कमी हो जाए तो शरीर में क्या आता है, भार में कमी आती है, वजन कम होता है। साथ ही साथ होंठ, जीभ, त्वचा, इन सब में रूखापन आता है। हम इसकी पूर्ति दूध, मटर, सेम, यीस्ट, मांस, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब लेने से हम विटामिन B2 जो राइबोफ्लेविन है, इसके प्रमुख स्रोत के रूप में इनको काम में ले सकते हैं। फिर बात करें विटामिन B3। विटामिन B3 को हम क्या बोलते हैं, नियासिन कहते हैं। इसका रासायनिक नाम नियासिन है। ये जल में घुलनशील विटामिन है। शरीर में इसकी कमी हो जाए तो पेलेग्रा नामक रोग हो सकता है। कौन सा रोग, पेलेग्रा नामक रोग हो सकता है यदि विटामिन B3 की कमी आती है तो। साथ ही साथ मानसिक विकार, पाचन क्रिया में खराबी हो सकती है। हम अंकुरित गेहूँ, आलू, अनाज की भारी परत, बादाम, टमाटर, जो हमारी पत्तेदार सब्जियां, इन सब को सेवन करने से विटामिन B3 ले सकते हैं, अर्थात नियासिन ले सकते हैं, जिससे आपको पेलेग्रा रोग से मुक्ति मिल जाएगी।
फिर आता है हमारा विटामिन B5, जिसे पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। इस विटामिन का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के साथ साथ लाल रक्त कोशिकाओं, स्टेरॉयड हार्मोन के उत्पादन करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसका प्रमुख स्रोत क्या है? यकृत, मांस, दूध, अंडे, खमीर, मूंगफली और फलियां होती है। ठीक है, तो आप इनकी पूर्ति किससे कर सकते हो? यकृत, मांस, दूध, अंडे, खमीर, मूंगफली, फलियां, इनसे इनकी पूर्ति कर सकते हो। यदि शरीर में विटामिन B5 की कमी रहती है या पेंटोथेनिक एसिड की कमी रहती है तो थकावट आती है, भूख नहीं लगती, अनिद्रा, उल्टी, आंतों का दर्द, ये सब चीज़ें शुरू हो सकती है। फिर बात करें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, अगला विटामिन हमारा B6, जिसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं। इस विटामिन का रासायनिक नाम हमारे पायरिडॉक्सिन है। ये क्या करता है? जल में जो घुलनशील विटामिन है और इसकी कमी हो जाए तो शरीर की वृद्धि रुक जाती है, अर्थात शरीर बढ़ना कम होता है। व्यक्ति क्या है? अरक्तता का शिकार हो जाता है, अर्थात आदमी में क्या है? खून की कमी हो जाती है। हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, लीवर इत्यादि सब चीज़ों का प्रयोग करके शरीर में पायरिडॉक्सिन की वृद्धि या पूर्ति की जा सकती है। अगला विटामिन आता है हमारा विटामिन B7, जिसे बायोटिन कहते हैं। इस विटामिन का रासायनिक नाम बायोटिन है। मुख्य रूप से ताजे फल, हरी सब्जियां, लीवर, दूध, अंडा, यीस्ट, संपूर्ण अनाज, दालें, इन सब में विटामिन B7 पाया जाता है। यह वसा अम्ल के संश्लेषण के लिए आवश्यक कोएंजाइम का भाग होता है। जो वसा अम्ल होता है तो उसका संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी हिस्सा होता है विटामिन B7 या बायोटिन। यह पायरुवेट को ऑक्जेलिक एसिटेट इनके में रूपांतरित करने का कार्य करता है। ये क्या कहता है? पायरुवेट को ऑक्जेलिक एसिटेट इसमें रूपांतरित करने का कार्य करता है। और शरीर में इसकी कमी हो जाए तो त्वचा शल्की, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, भूख में कमी, खून की कमी, ये सब बीमारियां हो सकती है इसमें बायोटिन की कमी से। फिर आता है हमारा फॉलिक एसिड, जिसे विटामिन B9 कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल है। यह हरी पत्तेदार सब्जियां, केला, संतरा, लीवर, यीस्ट, अंडा, सेम आदि में पाया जाता है। इसका संश्लेषण कोलन, जो हमारी कोलन होती है बड़ी आंत, उसमें बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। फॉलिक अम्ल का संश्लेषण कौन करता है? कोलन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो करते हैं। और इसकी कमी से क्या? रक्त अल्पता या एनीमिया हो जाता है। पचे हुए भोजन के अवशोषण में कमी आती है। RBC की परिपक्वता में कमी आती है। मुंह का अल्सर हो जाता है, जैसे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो इसकी कमी से रक्त अल्पता, पचे हुए भोजन के अवशोषण में कमी, RBC की परिपक्वता में कमी, मुंह में अल्सर जैसी बीमारियां हो सकती है। फिर आता है विटामिन B12, जिसको साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। तो यह विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन है। ये जल में घुलनशील विटामिन है और इस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है। इस विटामिन में क्या होता है? कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है। ये विटामिन क्या करता है? रक्त की उत्पत्ति में बहुत सहायता करता है। यह लाल रक्त कणों या RBC की परिपक्वता के लिए आवश्यक जो प्रोटीन होता है उसका संश्लेषण करता है। साथ ही साथ मानव शरीर में इसकी कमी से अरक्तता या खून की कमी जैसे रोग हो सकते हैं। इसकी अधिक कमी हो जाए तो ऐसी स्थिति में शरीर में क्या है? स्नायुविक रोग आ जाता है। और मांस, लीवर, दूध, ये सब क्या होते हैं? इस विटामिन की पूर्ति कर देते हैं। विटामिन कौन सा? साइनोकोबालामिन, जिसे विटामिन B12 कहते हैं। आप वैसे B12 की गोलियां देखते होंगे। बात करें हमारा विटामिन C, तो इस विटामिन का रासायनिक नाम हमारा एस्कॉर्बिक एसिड है। रासायनिक सूत्र CHO है। यह जल में विलय होता है विटामिन है और ये मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कोरी नामक रोग हो जाता है। सभी को पता है विटामिन C किससे मिलता है? हमें खट्टे फल होते हैं तो खट्टे फल खा के, जैसे हमारे रसदार फल होते हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, चीकू, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, ये सब के विटामिन C के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। तो बात करें विटामिन डी की। विटामिन डी की बात करें जिसे कैल्सीफेरोल कहते हैं। इस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है और ये वसा में विलय विटामिन है। क्या है? वसा में घुल जाता है। ये विटामिन हड्डियों को मजबूती देने में सहायता करता है। यह गर्भ में पल रहा जो बच्चा होता है उसके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में भी सहायता करता है। मानव शरीर में इसकी कमी होने से बच्चों में रिकेटस और प्रौढ़ों में ऑस्टियो मलेशिया नामक रोग हो जाता है। बच्चों में तो क्या हो जाता है? रिकेटस हो जाता है और प्रौढ़ों में ऑस्टियो मलेशिया नामक रोग हो जाता है। रिकेटस को हम सूखा रोग भी कहते हैं। जो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, ये त्वचा में जो इर्गेस्टिरोल है इसको विटामिन डी में बदल देती है। हमारी त्वचा में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे इर्गेस्टिरोल कहते हैं। इस इर्गेस्टिरोल को क्या विटामिन डी में बदल देती है? कौन? सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें। तो विटामिन
डी क्या है, हमें मक्खन, घी, अंडे, मछली का तेल इनसे भी प्राप्त होता है। तो हम देख लिया विटामिन डी मतलब कैल्सीफेरोल। फिर आता है हमारा विटामिन ई, जिसे टोकोफेरोल कहते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। यह वसा में विलय विटामिन है। इस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये जनन क्रियाओं के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसकी कमी हो तो शरीर मनुष्य क्या होता है, नपुंसक हो जाता है और इसकी प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है। उस व्यक्ति की क्या प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाएगी। यह अंकुरित अनाज जैसे कि गेहूं, चना, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, इन सब में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। कौन सा विटामिन है? विटामिन ई या टोकोफेरोल। फिर आता है विटामिन के, जिसको फिलोक्विनोन कहते हैं। तो इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। यह रक्त स्त्राव विरोधी है विटामिन है। ये यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। यकृत में क्या प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। मानव शरीर में यदि विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का या ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। कटे स्थान से रक्त का स्त्राव बहुत अधिक होता है और यह हरी पत्तेदार सब्जियों, टमाटर, पनीर इत्यादि में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है विटामिन के, जिसे फिलोक्विनोन कहते हैं। विटामिन के कार्य की बात करें तो उपापचय क्रिया में विटामिन जरूरी तत्व है। क्या विटामिन की बात करें तो उपापचय क्रिया में विटामिन बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। विटामिन क्या करता है, विभिन्न ऑक्सीकारी जो एंजाइम होते हैं इनके भागों के रूप में विशिष्ट प्रोटीन है इनका संयोजन। इनका संबंध शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के भंजन में से भी होता है। इनका संबंध क्या होता है? शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इनके भंजन से होता है। ये उपापचय के अंतिम उत्पाद के रूप में ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं उपापचय के अंतिम उत्पाद के रूप में। तो अब आती है हमारी फैट, जिसको वसा कहते हैं। वसा की बात करें तो वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य खाद्य पदार्थ होता है। वसा के अणु के ग्लिसरॉल और वसा इन दोनों के संयोग से बनते हैं, अर्थात दोनों मिलकर बनते हैं। कौन कौन से अणु है ये? एक तो हमारा ग्लिसरॉल है और दूसरा हमारा वसा। ये दोनों जब हमें मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? वसा का। बात करें कार्बोहाइड्रेट की तरफ, वसा के भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। कार्बोहाइड्रेट और दोनों की तरह इसमें क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दोनों होते हैं, लेकिन वसा में क्या होते हैं? ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम होती है और ये जल में घुलते नहीं है, इसलिए कार्बनिक घोलकों में ये घुल जाते हैं। क्षार के द्वारा इनका पायसीकरण भी हो जाता है। विशेषताएं आपको पता हो तो वसा की विशेषता क्या होती है? ये कार्बनिक घोलकों में घुल जाते हैं, साथ ही साथ क्षार इनका पायसीकरण या एमल्सिफिकेशन कर सकता है। अब बात करें वसा। वसा कितने प्रकार की होती है? वसा को उनके स्रोत के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे हमारे जंतु वसा और वनस्पति वसा। जंतु वसा क्या होता है? दूध, अंडा, मछली इनमें पाई जाती है, जबकि वनस्पति वसा हमारे वनस्पति तेल, अखरोट, बादाम, मूंगफली, नारियल, सरसों, तिल, सूरजमुखी इनसे प्राप्त होती है। वसा क्या सामान्यतः 20 डिग्री तापमान पर ठोस अवस्था में होती है, परंतु इस ताप पर वो द्रव अवस्था में हो तो उसे क्या बोलेंगे? तेल। वसा क्या होती है? नॉर्मली ठोस होती है 20 डिग्री पे, और फिर भी ठोस नहीं होती तो वो वसा क्या कहलाएगी? तेल कहलाती है। अब वसा अम्ल के प्रकार, तो वसा अम्ल क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त होते हैं, एक असंतृप्त होते हैं। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल, वनस्पति तेलों में मिलते हैं। जो असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं मछली के तेल और वनस्पति तेलों में मिलते हैं। नारियल का तेल, ताड़ का तेल, जिसे पाम ऑयल कहते हैं, संतृप्त वसा वनस्पति तेलों के उदाहरण होते हैं। अधिकतर संतृप्त वसा जंतु वसा होती है और ये सामान्य ताप पर ठोस होती है। ये क्या होती है? सामान्य ताप पर ठोस होती है, जैसे कि हमारे मक्खन। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। 1 ग्राम वसा होती है तो वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या होता है? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30 ग्राम वसा हर रोज चाहिए। मनुष्य के आहार में मक्खन, घी जैसे संतृप्त वसा की मात्रा कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संतृप्त वसा आसानी से कोलेस्ट्रॉल में बदल जाती है और इससे क्या असंतुलन हो तो धमनी काठिन्य वाला रोग, उच्च रक्तचाप और हृदय विकार जैसी समस्या पैदा हो सकती है। तो हमने ये देखा वसा की समस्या के बारे में। वसा बहुत काम की चीज़ है वैसे तो, लेकिन वसा की क्या क्या कार्य हैं? वसा ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा क्या करती है? ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ये त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के तापमान बाहर निकलने से रोकती है। ये खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है
आहार को रुचिकर बनाती है, बहुत सारे अंगों के चोटों से बचाती है। यह प्रोटीन की जगह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। पहले नंबर पर हमारे कार्बोहाइड्रेट, फिर हमारे वसा, फिर प्रोटीन का नंबर आता है। वसा के स्रोत की बात करें तो वसा का मुख्य स्रोत दूध, मांस, मछली, मक्खन, मूंगफली का तेल, घी, ये सब होता है हमारे इसके अच्छे स्रोत। और वसा की कमी हो जाए तो मानव शरीर में वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में कमी आती है, शरीर का विकास रुक जाता है। और वसा की अधिकता हो जाए तो क्या होता है, शरीर फूल जाता है, स्थूल हो जाता है, जिससे हृदय संबंधी रोग, रक्तचाप संबंधी रोग, ऐसे रोग हो सकते हैं। अब बात करेंगे हम खनिज लवणों की, मिनरल साल्ट्स की। खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। मानव शरीर में कम से कम 29 पाए जाते हैं। क्या मानव शरीर में कम से कम 29 तत्व पाए जाते हैं, जबकि खनिज से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। जबकि क्या यद्यपि क्या होता है कि जैसे खनिज कोई भी ले तो खनिज से कभी भी ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है। इनकी आवश्यकता शरीर की बहुत सारी अभिक्रियाओं में होती है। खनिजों के बिना बहुत सारी अभिक्रिया नहीं हो सकती। अब खनिज क्या क्या काम आते हैं। लवणों के आयनों की वजह से जीव द्रव्य में क्या विद्युत चालकता आती है, इसी से जीव द्रव्य में संवेदनशीलता बनती है। ये अनेक रासायनिक प्रतिक्रियाओं के में आयन बंधकों का कार्य करते हैं। ये कई ऊतकों जैसे रक्त, हड्डियों, ऊतकों, दांतों आदि की रचना भी करते हैं। कौन आयन की रचना में भाग लेते हैं। ये हृदय स्पंदन, चेतना संवहन, पेशी संकुचन, सब चीज़ों में भाग लेते हैं। अब मानव शरीर के लिए कौन कौन से खनिज जरूरी है वो देखें तो सबसे पहले आता है हमारा सोडियम। यह मुख्यतः कोशिका द्रव्य में धनायन के रूप में होता है। और ये कौन कौन से कार्य करता है। पेशी संकुचन का कार्य करता है, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका से आवेग का संचरण करता है, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्य संतुलन बना के रखता है, रक्तदाब नियंत्रण करता है। अब बात करें नमक, हमें सोडियम कहाँ से मिलता है, नमक से। मछली, अंडे, मांस, दूध, ऊन, इन सबसे हमें सोडियम मिलता है। हमें रोजाना 2.5 ग्राम सोडियम की आवश्यकता होती है। फिर आता है पोटेशियम। सामान्यतः कोशिका द्रव्य में धनायन के रूप में होता है पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है, धनायन के रूप में होता है। यह लगभग सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है और बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं उनके लिए जरूरी है। जैसे कोशिका में होने वाले अनेक अभिक्रियाएं, पेशी संकुचन, तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखना, तो ये पोटेशियम के कार्य होते हैं, बहुत जरूरी कार्य है। फिर आता है हमारा कैल्शियम। तो यह विटामिन डी के साथ हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है। ये क्या करता है, विटामिन डी के साथ मिलता है और हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है। यह रुधिर के स्कंदन में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये पेशी संकुचन में भी से भी संबंधित होता है, तो आप इसे याद रखें, पेशी संकुचन। ये पनीर, दूध, अंडे, हरी सब्जियां, साबुतन, चना, रागी, मछली, कसाव, इनसे हमें काफ़ी ज़्यादा मिलता है क्या, कैल्शियम। मनुष्य के लिए कैल्शियम की बात करें तो इसकी ज़रूरत रोजाना 1.2 ग्राम तो होती है। फिर आता है हमारा फास्फोरस। फास्फोरस क्या काम आता है देखें। तो मानव शरीर के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। ये कैल्शियम से संबद्ध होकर दांतों और हड्डियों को दृढ़ता देता है। ये कैल्शियम से जुड़ जाता है और फिर दांतों और हड्डियों में मजबूती लेके आता है। यह शरीर के तरल पदार्थों के संरचनात्मक संतुलन को बनाए रखने में जरूरी होता है। ये वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में भी जरूरी होता है। हड्डियों के विकास के लिए फास्फोरस बहुत जरूरी चीज़ है। दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, रागी, जई, आटा, कलेजी, गुर्दे, ये सब फास्फोरस के मुख्य स्रोत होते हैं। क्या फास्फोरस इनको तेजी से मिलता है। मानव शरीर के लिए फास्फोरस की आवश्यकता 1.2 ग्राम होती है। कितने, 1.2 ग्राम रोजाना जरूरत होती है। फिर आयरन की बात करें, जिसे लौह तत्व कहते हैं। तो लौह लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरे शब्दों में कहें तो लौह लवण में रक्त की ग्लोबिन बनती है। क्या, दूसरे में लौह लवण से क्या, तो रक्त की जो हीमोग्लोबिन है वो बनती है। शरीर में ये ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। जब ब्लड होता है, ब्लड में आरबीसी होती है, मतलब लाल रक्त कणिका है, उसमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाई जाती है। तो हिम या मतलब लोह है, तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि लोहे की कमी हो जाए तो इसके परिणाम स्वरूप क्या, रक्त की क्षमता कम हो जाती है, जिससे अरक्तता कहते हैं। बात करें लौह लवण की, तो लौह लवण की कमी अधिकांशतः बालकों और महिलाओं में पाई जाती है। इसकी कमी से शरीर में क्षीणता या कमजोरी आती है, अत्यधिक थकान रहती है, अरक्तता के तीव्र अवस्था में आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, चक्कर आना, भूख नहीं लगना, ये सारे बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। यकृत क्या, लौह का सर्वोत्तम स्रोत होता है। इसके अलावा अंडा, पालक मेथी, अनाज, मेवे, ये सब लौह तत्व इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है।
एक वयस्क व्यक्ति को एक दिन में लगभग 20 ग्राम लोहा या आयरन बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोहा उत्तक ऑक्सीकरण के लिए भी आवश्यक होता है। क्या उत्तकों के ऑक्सीकरण के लिए भी आवश्यक होता है। अगला तत्व आता है हमारा आयोडीन। यह क्या थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसके संश्लेषण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कि थायरोक्सिन हार्मोन बनाना है तो आपको आयोडीन चाहिए। इसकी कमी से घेंगा या गलगंड या हीन तजन्य रोग होता है। तो कमी से क्या होता है, घेंगा या गलगंड रोग हो सकता है। गलगंड के बाद क्या क्रेटिनिज्म की अवस्था आती है जिससे गला प्रभावित होता है, गला लटक जाता है। आयोडीन का मुख्य स्रोत हमारे समुद्री भोजन, हरी पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन नमक, ये सब हमें खाना चाहिए। अब बात करते हैं जल की। जल मानव आहार का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। मानव शरीर के भार का लगभग 65 से 75% भाग क्या होता है, जल होता है। जब हम उल्टी करते हैं, वमन करते हैं या फिर अतिसार हो जाते हैं, दस्त लग जाते हैं, तो ऐसे मामलों में मानव शरीर में जल की कमी हो जाती है। तो इस अवस्था को निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहते हैं। निर्जलीकरण से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। जल मानव शरीर की ताप को स्वेदन या पसीना या वाष्पन के द्वारा नियंत्रित करता है। यदि शरीर में जल ज़्यादा हो जाएगा तो पसीना ज़्यादा निकलेगा और या फिर वाष्पन होता है, इनसे शरीर का तापमान निश्चित होता है। यह शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का भी बहुत महत्वपूर्ण माध्यम बनता है। शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम में ही होती है। इसलिए जल क्या एक अच्छा विलायक है। ये शरीर की सभी कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक होता है। सामान्यतः क्या होता है, वयस्क व्यक्ति को औसतन 4 से 5 लीटर पानी रोजाना पीना चाहिए। अब बात करते हैं, ये सब तो हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं संतुलित आहार की। संतुलित आहार किसे कहते हैं? वह आहार जिसमें शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थ और तत्व निश्चित अनुपात में होते हैं, उन्हें संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार क्या होगा? वह ऐसा आहार जिसमें शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए जितने भी पोषक पदार्थों की जरूरत पड़ती है और तत्वों की जरूरत पड़ती है वो निश्चित अनुपात में होते हैं, उसे संतुलित आहार कहेंगे। और यह व्यक्ति की आयु, लिंग, स्वास्थ्य और व्यवसाय इन पर डिपेंड करता है। को बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो उसे बहुत ज़्यादा शक्ति वाला खाना चाहिए। सामान्यतः सामान्य काम करने वाले औसत युवा को 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करने वाला भोजन चाहिए। और यह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन में लगभग 90 ग्राम प्रोटीन, 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 50 से 70 ग्राम वसा और बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। बचपन में जब तेजी से वृद्धि होती है शरीर की, तब अपेक्षाकृत भोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जबकि बुढ़ापे में या प्रौढ़ावस्था में कम भोजन की आवश्यकता होती है। पुरुष या बालकों को स्त्रियों तथा बालिकाओं की तुलना में ज़्यादा भोजन लगता है। आदमी ज़्यादा खाना खाते हैं महिलाओं के मुकाबले। उसी प्रकार शीतकाल या ठंडी जलवायु में ग्रीष्मकाल या गर्म जलवायु की तुलना में अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि जो व्यक्ति अधिक परिश्रम करते हैं, सक्रिय जीवन जीते हैं, उनके भोजन की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है। फिर बात करें असंतुलित आहार किसे कहेंगे? जब आहार में कुछ पोषक तत्व अधिक मात्रा में और कुछ पोषक तत्व नगण्य मात्रा में होते हैं, तब ऐसा आहार असंतुलित आहार कहलाता है। मतलब कुछ तो ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं। अब बात करें विशिष्ट पोषक तत्व की कमी, तो आहार में किसी विशिष्ट पोषक तत्व की कमी या अभाव से रोग उत्पन्न होते हैं, जिसे विशिष्ट हीनताजन्य रोग कहते हैं। अब पोषक तत्वों की उपस्थिति के अनुसार वर्गीकरण की बात करें हम, तो दो तरह के होते हैं, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। पोषक तत्वों का क्या करें, प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण कर रहे हैं। कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल ये होते हैं। अकार्बनिक हमारे खनिज लवण और जल होता है। इस आधार पर भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे आज का आखिरी टॉपिक, मानव स्वास्थ्य। वस्तु क्या होता है, सभी समुदायों की अपनी अपनी स्वास्थ्य धारणाएं होती है। पुरातन धारणा के अनुसार देखें तो रोगों की अनुपस्थिति होना ही स्वस्थ होता है। और लेकिन स्वास्थ्य क्या तो बहुआयामी होते हैं, केवल रोग नहीं होना ही स्वास्थ्य नहीं होता है। व्यापक रूप से देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 1948 में अपने जो संविधान था उसमें परिभाषित दी थी स्वास्थ्य की। तो उनके अनुसार स्वास्थ्य क्या है, उत्पादकीय जीवन का सार है, न कि चिकित्सकीय देखभाल के निरंतर बढ़ते खर्चे का परिणाम। ठीक है, तो ये हमारे उत्पादकीय जीवन का सार है, मतलब ऐसा शरीर जो उत्पादकीय होता है, कुछ न कुछ कर सकता है, वही स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता की परिकल्पना का केंद्रीय विचार है। जिस तरह हम WHO के द्वारा स्वस्थ जीवन की परिभाषा देखी, तो इस तरह हमने पार्ट 2 के अंदर पोषण और पोषण से संबंधित सारे तत्वों को देखा और 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है।
तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।